फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 11th केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर 1 मोल कॉन्सेप्ट पूरा रिवाइज करने वाले A to Z। और यहाँ पर मैं सब कुछ कवर अप करने वाली हूँ, जो भी थियरी है, जो भी सब कुछ रिवाइज हो जाएगा यहाँ पर। और जो स्टूडेंट्स क्लास 11th के साथ साथ IIT JEE का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें भी हेल्प होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट सारे थियरी कवर अप किए। मैंने कोशिश की अच्छे से एक्सप्लेन करने की, सब रिवाइज करवाने की। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्प करेगा। और यहाँ पर जो न्यूमेरिकल्स है मोल कॉन्सेप्ट में, आई वुड से कि वो आप खुद से सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, वरना आपको एग्जाम में सॉल्व करना नहीं आएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो हम शुरू करने वाले हैं केमिकल क्लासिफिकेशन से। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? ऐसे मटेरियल जो बस एक ही सब्सटेंस से बने होते हैं, उसे हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं, ठीक है। और हर एक सैंपल में जितने भी सैंपल्स होंगे ना, जैसे मैंने बहुत से सैंपल्स रखे प्योर सब्सटेंस के, तो उसमें ना सारे सैंपल्स में ना सेम प्रॉपर्टीज और सेम कॉम्पोजिशन होगा। और इन्हें हम और सिंपल सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते फिजिकल मेथड्स के थ्रू। फिजिकल मेथड्स मतलब जैसे हो गया हैंड पिकिंग, सब्लिमेशन, ये सब मेथड यूज करके हम प्योर सब्सटेंसेस को और सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ नहीं सकते। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स मतलब ऐसे प्योर सब्सटेंसेस जो बस एक ही टाइप के आइटम से बने, उन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। और इन्हें हम फिजिकल मेथड्स तो छोड़ो, केमिकल मेथड्स का भी यूज़ करके और भी सिंपल सब्सटेंसेस में डिकम्पोज नहीं कर सकते, सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ नहीं सकते। एग्जाम्पल क्या हो गया? Na हो गया, Mg हो गया, O2 हो गया। कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स मतलब ऐसे प्योर सब्सटेंसेस जो दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट से बने हों, उन्हें हम कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है। और ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कंबाइंड होते हैं। दे आर कंबाइंड इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। एग्जाम्पल क्या हो गया? H2 हो गया, CO2 हो गया, NH3 हो गया। और उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको हम केमिकल मेथड्स के थ्रू तोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर, जो वाटर मॉलिक्यूल होता है उसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक कर सकते हैं, है ना। और इनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से। मतलब कंपाउंड्स जिस एलिमेंट से बने हैं उन एलिमेंट्स के साथ ही इनका प्रॉपर्टीज मैच नहीं करता है, जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं। अब मिक्सचर्स क्या होते हैं? मिक्सचर्स मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो दो या दो से ज़्यादा टाइप ऑफ एलिमेंट्स या कंपाउंड्स या एलिमेंट्स और कंपाउंड्स दोनों को मिलाकर बने होते हैं, उन्हें मिक्सचर्स कहते हैं, ठीक है। और इनका जो प्रोपोर्शन होता है, प्रोपोर्शन बाय मास, वो कभी भी वो नहीं होता है, मतलब फिक्स नहीं होता है। किसी भी प्रोपोर्शन में ज़्यादा कम, है ना, कैसे भी मिला लो मिक्सचर बन जाता है। एग्जाम्पल हो गया सॉल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, ये सारे एग्जाम्पल्स है मिक्सचर के। और ये जो है फिजिकल मेथड्स के थ्रू हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। जो मिक्सचर है उनमें जो कंपाउंड्स प्रेजेंट है उसको हम फिजिकल मेथड के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। अब हम होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ने वाले हैं। होमोजेनियस मिक्सचर मतलब क्या? ऐसा मिक्सचर जिसका यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन हो उसे हम होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। थ्रू आउट द मिक्सचर इसका जो कॉम्पोजिशन होता है यूनिफॉर्म होता है। एग्जाम्पल क्या हो गया? अल्कोहल इन वाटर हो गया, सॉल्ट सोल्यूशन हो गया, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं होमोजेनियस मिक्सचर के। फॉर एग्जाम्पल जैसे सॉल्ट सोल्यूशन में फॉर एग्जाम्पल आपने पानी लिया, पानी में आपने 2 चम्मच नमक डाला, उसको अच्छे से आपने स्टिर किया यानी मिला लिया। अब अगर आप उस सोल्यूशन को देखोगे, ठीक है, उस मिक्सचर को अगर आप देखोगे तो आपको क्या आपके नेकेड आई से दिख पा रहा है कि नीचे जो सॉल्ट है वो डिपॉजिट हो गया है? क्या आपको सॉल्ट के पार्टिकल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स अलग दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे ना। पूरा जो मिक्सचर है वो यूनिफॉर्म है, इसे हम यूनिफॉर्म मिक्सचर कहते हैं यानी होमोजेनियस मिक्सचर। अब हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? जहाँ पर कॉम्पोजिशन जो होता है ना वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, मतलब मिक्सचर का कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता है। सिंपल भाषा में जैसे ऑयल इन वाटर, सैंड इन वाटर, ठीक है। पानी में सैंड डालोगे तो जो सैंड है वो नीचे बैठ जाएगा, है ना, नीचे डिपॉजिट हो जाएगा, तो हमें वो सैंड अलग से दिख रहा है, यानी ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कंपोनेंट्स है वो विजिबल है, डिफरेंट कंपोनेंट्स आर विजिबल। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं इन्हें हम मेजर कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। और जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो कभी भी चेंज नहीं होता है ऐसे टाइम पे। जैसे मास हो गया, कलर हो गया, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, इन्हें हम मेजर कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं? इनमें केमिकल रिएक्शन रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। जैसे एसिडिटी, कंबस्टिबिलिटी, ये सब चेक करने के लिए हमें केमिकल रिएक्शन की ज़रूरत होती है, वरना हम चेक नहीं कर पाएंगे। और मास क्या होता है? मतलब ये छोटे मोटे मैं डेफिनेशन लिख के लाई हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो मास क्या होता है? मास मतलब एक्चुअल अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सब्सटेंस। सिंपल भाषा में किसी सब्सटेंस में कितना मैटर प्रेजेंट है उसे हम मास कहते हैं। वेट क्या होता है? द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन सब्सटेंस। एक सब्सटेंस में कितना फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी है, यानी ग्रेविटी की वजह से उस सब्सटेंस में कितना फोर्स लग रहा है, उसे हम वेट कहते हैं। और वेट डिपेंड करता है, ठीक है। अर्थ में हमारी वेट अलग है, मून पे हमारी वेट अलग है, क्योंकि मून पे ग्रेविटी अलग है, अर्थ में ग्रेविटी अलग है, ठीक है। दोनों की ग्रेविटी का जो ताकत है, मतलब ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स होता है ना, दोनों में अलग अलग है। तो अगर आप मून में खड़े रहोगे तो आपकी वेट अलग होगी, अगर आप अर्थ पे हो तो आपकी वेट अलग होगी, ठीक है। और फॉर्मूला क्या है? W = mg।
जो मास है ये कांस्टेंट है पर वेट वेरी करता है। मैंने अभी अभी बताया कि जो वेट है वो अगर आप चांद पे जाओगे तो अलग आएगी, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम मतलब अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय सब्सटेंस, ठीक है। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, किसी सब्सटेंस से कितनी जगह घेरी है, कितना वो ऑक्यूपाई कर रहा है, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय सब्सटेंस, ठीक है। अब कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, जैसे 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, क्वेश्चन में काम आता है ये। 1 लीटर इज इक्वल टू 0.001 मीटर क्यूब, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कन्वर्शन कर सकते हो तो उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। और लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में बहुत काम आता है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। अब मैं बहुत ही छोटे मोटे चीज़ों के बारे में बताने वाली हूँ, जहाँ से एकदम से क्वेश्चन बन जाते हैं, या ये चीज़ों में ना मतलब बच्चे इतना ध्यान नहीं देते, फिर मिस्टेक्स होता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, एयर एंड एलॉय ये होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। एमसीक्यूज बनते हैं, हमें आंसर देने नहीं आता है। एयर और एलॉय होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ये याद रखना है, गार्ड बात दो इसे, ठीक है। मिल्क और ब्लड जो है ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। एयर एंड एलॉय इज होमोजीनियस मिक्सचर, मिल्क एंड ब्लड इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। और टेम्परेचर तो सबको पता ही होगा, पर फिर भी मैं लिख के लाई हूँ। केल्विन में अगर कन्वर्ट करना है तो डिग्री सेल्सियस के साथ 273 जोड़ दो, ठीक है। डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। ऐसा यूनिट क्या है? केजी बाय मीटर क्यूब। ये सिंपल चीज़ है, फिजिक्स में बहुत बार आ जाती है, पर केमिस्ट्री में भी लगने वाले तो मैंने सोचा यही बता दूँ। फिर टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस इज पॉसिबल, ठीक है। डिग्री सेल्सियस में, सेल्सियस के स्केल में आप नेगेटिव टेम्परेचर ले सकते हो, पर केल्विन के स्केल में ना नेगेटिव टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। तो अगर घुमावदार क्वेश्चन आ गया तो ये याद रखना है। अब हम मॉलिक्यूल्स के टाइप्स पढ़ेंगे, होमोन्यूक्लियर और हेटेरोन्यूक्लियर। होमोन्यूक्लियर मतलब सेम एटम से बना है, ठीक है, सेम टाइप ऑफ एटम से बना है, उसे हम होमोन्यूक्लियर कहते हैं। H2O2 है ना, ये सारे एग्जांपल्स हैं। हेटेरोन्यूक्लियर मतलब जो 2 या 2 से ज़्यादा टाइप्स ऑफ एटम से बने उसे हम हेटेरोन्यूक्लियर कहते हैं। एग्जाम्पल HCl, NH3, ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए। अब हम प्रिसिशन और एक्यूरेसी पढ़ने वाले। प्रिसिशन मतलब क्या? इसका मतलब क्लोजनेस। हमने जो भी मेजरमेंट्स लिया है, जो भी रीडिंग्स लिए हमने, ठीक है, जो भी एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, उसमें जो भी मेजरमेंट्स हैं उसमें जो भी क्लोजनेस है, जितना भी क्लोजनेस है, जितना क्लोज होगा वैल्यू एक दूसरे के, उतना प्रिसाइज है वैल्यू। एक्यूरेसी मतलब क्या? जो हमने रिजल्ट निकाला है, मेजरमेंट जो भी हमने निकाला है, वो ट्रू वैल्यू के कितना पास है, उसे हम एक्यूरेसी कहते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स भी लाई हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रू वैल्यू 4.0 सेंटीमीटर है, ठीक है। मेरे पास जो स्टूडेंट ए है उसने 3.99 रीडिंग लाया, 4.01 रीडिंग लाया, 4.00 रीडिंग लाया। अब हम इसे क्या बता सकते हैं कि ये एक्यूरेट और प्रिसाइज है। अब स्टूडेंट बी को देखो, 3.90, दूसरा रीडिंग है 3.92, फिर तीसरा है 3.91। ये रीडिंग्स एक्यूरेट तो नहीं है पर प्रिसाइज है, ठीक है। तो प्रिसाइज और एक्यूरेसी का मतलब आई होप आपको समझ में आया होगा। और मैं और एक चीज़ बताना चाहती हूँ आयंस के बारे में। हमने बचपन से आयंस वगैरह पढ़े हैं। तो कैटायंस मतलब इनमें पॉजिटिव चार्ज होता है और ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। एनायंस मतलब इनमें नेगेटिव चार्ज होता है और ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। जो कैटायंस है वो कैथोड की तरह अट्रैक्ट होते हैं, जो एनायंस है वो एनोड की तरह अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। जो कैथोड होता है वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है और जो एनोड होता है वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है। अब हम डेल्टॉन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ने वाले। तो डेल्टॉन जी ने एक थ्योरी दी थी और जिसका हमें पोस्टुलेट्स पढ़ना है। तो पहला है मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। डेल्टॉन जी ने कहा था कि जो मैटर है वो ऐसे पार्टिकल से बनते हैं जिसे हम और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, इंडिविजिबल पार्टिकल से ये, ठीक है, और इन्हीं पार्टिकल्स को हम एटम्स कहते हैं। दूसरा पॉइंट है ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। जो सारे एटम्स है, किसी भी एलिमेंट का आप एटम उठा लो, ठीक है, कोई भी एटम उठा लो, जितने भी एटम्स है किसी भी एलिमेंट का, उनमें आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज भी होते हैं और उनका आइडेंटिकल मास भी होता है। तीसरा क्या कहा उन्होंने? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास। डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स का जो मास है वो डिफरेंट होता है। चौथा क्या कहा उन्होंने? कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो। कंपाउंड्स कैसे बनते हैं? डेल्टॉन जी ने कहा कि कंपाउंड्स ऐसे बनते हैं कि जब एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जो होते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं, वो जब किसी भी फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं। फिर डेल्टॉन जी ने कहा कि केमिकल रिएक्शंस में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स होता है। जो एटम्स होते हैं वो नीदर क्रिएटेड होते हैं नॉट डिस्ट्रॉयड होते हैं, ठीक है। एटम्स ना ही हम बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, उनका बस रीऑर्गेनाइजेशन होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये डेल्टॉन जी ने कहा था। अब हम ड्रॉबैक्स देखेंगे इसके। अब ड्रॉबैक्स तो बहुत सारे निकले, है ना। डेल्टॉन जी ने कहा था कि जो एटम है उसको और हम डिवाइड नहीं कर सकते, पर फिर मॉडर्न स्टडीज़ ने शो किया है कि जो एटम्स हैं इन्हें हम वापस से डिवाइड कर सकते हैं। जो एटम्स हैं इसे हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में। तो ये पहले ड्रॉबैक हो गया, डेल्टॉन ने जो कहा था वो गलत हो गया। फिर ये जो थियोरी है ये आइसोटोप्स और आइसोबार्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। ये आइसोटोप्स और आइसोबार्स किस से रिलेटेड है, क्या है, कैसे है, इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और
ये कंबाइनिंग ऑफ एटम्स के लिए रीज़न नहीं दिखा पाया, ठीक है। जो एटम्स है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं ना, तो एटम्स क्यों कंबाइन हो रहे हैं, किस लिए कंबाइन हो रहे हैं, ये जो रीज़न है इनका कंबाइन होने का, ये थियोरी नहीं बता पाया। अब हम आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स पढ़ने वाले। अब तक हमने जो भी पढ़ा ये सब हमने छोटे क्लास में पढ़ के रखे, पर फिर भी हमने एक बार रिवाइज कर लिया जल्दी से। मैंने ज़्यादा डीप में एक्सप्लेन नहीं किया, जल्दी से रिवाइज करवाने की कोशिश की क्योंकि ये हमें सब पता है, हमने बहुत पहले से पढ़ के रखा है। तो आइसोटोप्स क्या होता है? आइसोटोप्स मतलब सेम एलिमेंट्स के एटम जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है पर मास नंबर डिफरेंट है। एग्जांपल, कार्बन का बहुत सारे आइसोटोप्स है। आइसोबार्स मतलब एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स हैं जिनका मास नंबर तो सेम है पर एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, ठीक है। मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, इसे हम आइसोबार कहते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया कार्बन का और नाइट्रोजन का। आइसोटोन्स क्या होते हैं? इनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पर भी एग्जांपल है कार्बन का और नाइट्रोजन का, ठीक है। तो एग्जांपल आप देख लीजिएगा अच्छे से क्योंकि एग्जांपल में आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर याद रखना है, ठीक है। कौन से आइसोटोप्स की बात हो रही है, कौन से आइसोबार और आइसोटोन्स की बात हो रही है। तो आपको एग्जांपल्स के लिए ऐसे नहीं बस एग्जाम में कार्बन और नाइट्रोजन लिख के आ गए, आपको एग्जाम में कार्बन का मास नंबर और एटॉमिक नंबर भी लिखना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा है वैसा आपको लिखना है एग्जाम्पल में, ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। पहला लॉ है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। ये लॉ फ्रेंच केमिस्ट एंटोनी लॉरेंट लवॉइस ने दिया था। इसमें फिजिकल या केमिकल चेंज हो, कुछ भी क्यों ना हो, इसमें जो मास है वो ना ही बनता है ना ही खत्म होता है, यानी मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड नो मैटर वेदर इट इज अ फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। और एक चीज़ याद रखना, ये जो लॉ है ये न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। फर्स्ट वाला लॉ वैसे काफ़ी इजी था। सेकंड वाला देखते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। इसका मतलब क्या है? ये फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ रॉस ने दिया है। ये क्या कहता है ये लॉ? एनी गिवन केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय मास। इसका मतलब क्या है? एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर। वाटर कैसे बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो 2 ग्राम अगर हमारे पास हाइड्रोजन है, सो 2 ग्राम हाइड्रोजन रिक्वायर्स 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अगर हम हाइड्रोजन की क्वांटिटी 2 गुना कर दें, 4 ग्राम हाइड्रोजन लेंगे। अगर हम 4 ग्राम हाइड्रोजन लेंगे तो हमें कितना ग्राम ऑक्सीजन लगेगा? 32 ग्राम ऑक्सीजन। तो ये लॉ वही कह रहा है कि आप चाहे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाओ, कम क्वांटिटी में बनाओ, कैसे भी क्यों ना बनाओ, जो प्रपोर्शन ऑफ द एलिमेंट्स का वो हमेशा सेम होता है। द प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय मास इज ऑलवेज द सेम। यही कह रहा है, कोई भी कंपाउंड की ना हो, हमेशा जो एलिमेंट्स के मास का प्रोपोर्शन रहता है वो सेम रहता है। यही कहना चाहता है वो लॉ। अब लिमिटेशंस क्या है? ये जो लॉ है ये आइसोटोप्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जैसे H2O, ठीक है, इसका रेशियो क्या होता है, इसका प्रोपोर्शन क्या होता है? 1:8। अगर हम D2O लें, D जो है ये हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है, तो D2O में हमें क्या मिल रहा है? 1:4, यानी ये आइसोटोप्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। और तो और ये नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड्स के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। जैसे टिटेनियम हाइड्राइड, इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अब थर्ड लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। इट इज प्रपोज्ड बाय इंग्लिश केमिस्ट जॉन डेल्टन, ठीक है। ये लॉ क्या कहता है? When two elements combine with each other to form 2 or more compounds, the masses of one of the element that combine with the fixed mass of the other always bear a simple whole number ratio। इसका मतलब क्या है? लंबा डेफिनेशन है, कुछ नहीं समझा, एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल 2 दोस्त हैं हमारे पास, एक है हाइड्रोजन एक है ऑक्सीजन। अब ये 2 दोस्त 2 कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। एक है H2O, एक है H2O2। अब हमने देखा H2 में जो मास का रेशियो है वो 2:16 है, और जो H2O2 है इसमें जो मास का रेशियो है ये भी 2:32 है। यानी हमने यहाँ पर देखा कि जो हाइड्रोजन का रेशियो है वो दोनों में बराबर है, और जो ऑक्सीजन का रेशियो है वो दोनों में 1:2 के फॉर्म में, ठीक है। तो ये जो 1:2 है ये एक सिंपल रेशियो है, यानी 2 दोस्त जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों कंबाइन किए डिफरेंट प्रोपोर्शंस में, डिफरेंट क्वांटिटीज़ में, ये कंबाइन किए और डिफरेंट कंपाउंड्स बनाए। और फिर ये जो कंपाउंड्स है, इन कंपाउंड्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जो रेशियो होता है वो हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो होता है ना। जिसमें ऑक्सीजन का जो हमने रेशियो निकाला है वो 1:2 है, ये एक सिंपल होल नंबर रेशियो है। अब हम पढ़ने वाले हैं चौथा, गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ठीक है। गैसेस कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियोज ऑफ वॉल्यूम्स, ठीक है। आपको ये डेफिनेशन याद करनी जो स्क्रीन पे है, पर मैंने सिंपल भाषा में कहा। फॉर एग्जाम्पल पानी कैसे बनता है? H2 + O2 गिव्स H2, ठीक है। अगर हम बैलेंस करेंगे तो 2H2 + O2 गिव 2H2, यानी 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन करता है 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, और हमें क्या देता है? 2 वॉल्यूम वाटर का, ठीक है। तो ये जो रेशियो है 2:1:2 ये एक सिंपल रेशियो है। तो जब भी गैसेस कंबाइन करते हैं उनका जो वॉल्यूम का रेशियो होता है वो एक सिंपल रेशियो होता है। अब हम पढ़ेंगे एवोगाड्रोस लॉ। ये बहुत ज़्यादा ईजी है। अंडर द सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ द गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब अगर मेरे पास
दो गैसेस है और उनका टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, ठीक है, सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर इनका मैं इक्वल वॉल्यूम लूँ, जैसे 2 लीटर हाइड्रोजन और 2 लीटर ऑक्सीजन, इनमें अगर हाइड्रोजन के 2 लीटर में अगर 25 मॉलिक्यूल्स हैं तो ऑक्सीजन के 2 लीटर में भी 25 मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इसी को हम एवोगाड्रोस लॉ कहते हैं। सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर में अगर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस है तो उसमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, सिंपल। अब हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये काफ़ी हार्ड लगता है सब लोग को, तो ये रिचर्ड जी ने दिया था, तो ये बहुत ही बड़ा सा डेफिनेशन है, स्कूल के लिए याद कर सकते हो, काम आएगा। तो हम डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझने वाले हैं। तो लेट्स से हाइड्रोजन जो है वो कॉमन एलिमेंट है, ठीक है, तो Na प्लस H गिव्स NaH। यहाँ पर जो रेशियो है वो 23:1 है, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ 23 ग्राम ऑफ Na, ठीक है। Cl प्लस H यानी HCl, यहाँ पर 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विथ 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन। हमने जो Na और जो Cl है इसमें से हमने हाइड्रोजन यानी कॉमन पार्ट को हटा दिया, फिर Na और जो Cl है उसका हमने जब रेशियो निकाला NaCl का, तो हमें क्या मिला 23:35.5। फिर हमने NaCl को जोड़ दिया, अब एक साथ इनको कंबाइन कर दिया, कंबाइन करने के बाद रेशियो क्या निकला 23:35.5। यही तो कि जब NaCl हमने एक साथ जोड़ा तब जो रेशियो निकला, और जब NaCl अलग अलग थे, ये हाइड्रोजन के साथ जब कंबाइन कर रहे थे तब हमने जब इनका रेशियो निकाला तब सेम निकला। यही है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। और एक बार शॉर्ट में बता रही हूँ, जब हमने Na का और Cl का ये जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहे थे तब हमने जब रेशियो निकाला, और जब हमने NaCl को एक साथ कंबाइन करवा के रेशियो निकाला तो ये रेशियो सेम निकला, और इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अब मुझे आपसे एक क्वेश्चन है, क्या हम एक सिंगल आइटम का वेट डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ या ना, सोच के बताना। मैं बताती हूँ, नहीं। क्यों? क्योंकि एक सिंगल आइटम जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है, और उसका जो वेट होता है ना वो एक्सट्रीमली स्मॉल होता है, बहुत ही हमें छोटा वेट मिलता है। और ऐसे जो वैल्यूज़ होते हैं ना, ऐसे जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ होते हैं, जो नंबर्स होते हैं, वो हमारे लिए डिफिकल्ट होते हैं यूज़ करने के लिए, है ना। हर एक आइटम का वेट हम याद नहीं रख सकते, इसे कैलकुलेट करना डिफिकल्ट है। जो नंबर्स मिलते हैं वो बहुत ही छोटे नंबर्स होते हैं, है ना, तो ये डिफिकल्ट होता है। तो साइंटिस्ट ने एक कंपेरिजन स्केल निकाला, और साइंटिस्ट ने पता क्या किया, उन्होंने कार्बन 12 लिया और उसको स्टैंडर्ड कह दिया, ठीक है। कार्बन 12 क्यों लिया? क्योंकि ये स्टेबल होता है, इसलिए कार्बन 12 को चूज़ किया गया। साइंटिस्ट ने 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 को 1 AMU का नाम दे दिया, और इसी को हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब क्या? एक एटम ऑफ एन एलिमेंट कितना टाइम्स हैवियर है C12 एटम से, इसे हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। इसका मतलब है कि जो रिलेटिव एटॉमिक मास है ये एक कंपैरिजन शो करता है कि किसी भी एलिमेंट का जो एटम है वो कितना टाइम्स हैवियर है C12 एटम से। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक ऑक्सीजन का एटम लेंगे तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि एक ऑक्सीजन का एटम 16 टाइम्स हैवियर है 1 AMU से। 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स हैवियर देन 1 AMU, ठीक है। और फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 को अगर आप 12 से डिवाइड करोगे तो आपको 1 AMU मिलेगा, ठीक है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास यानी RAM को फाइंड करते कैसे? मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। इससे हम रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट के एटम का। यानी रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होता है? मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1 AMU, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 1 AMU के बराबर होता है। तो RAM फाइंड कैसे कर सकते हैं हम? मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1 AMU, और 1 AMU की वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या जिसे हम 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg भी लिख सकते हैं, ठीक है। और रिलेटिव एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल मास बाय रेफरेंस मास, ठीक है। एक्चुअल मास डिवाइडेड बाय रेफरेंस मास हमें रिलेटिव मास देता है। और अगर हमें एवरेज एटॉमिक मास निकालना हो तो क्या करना है? वैसे हम एवरेज एटॉमिक मास आइसोटोप से निकालते हैं, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स के है ना 2-3 आइसोटोप्स रहते हैं, तो उसका अगर हमें एवरेज एटॉमिक मास चाहिए तो उसके लिए फॉर्मूला है एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप 1 इंटू इट्स परसेंटेज अबेंडेंस प्लस एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप 2 इंटू इट्स परसेंटेज अबेंडेंस। और मतलब जितने भी आइसोटोप से पूरा रिपीट करना है, ठीक है, और इसको 100 से डिवाइड करना है, तो हमें एवरेज एटॉमिक मास मिल जाएगा। हमें ये ऑलरेडी पता है कि जो रिलेटिव एटॉमिक मास है ये हमें मास ऑफ 1 एटम बताता है इन कंपैरिजन विथ 1 AMU, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जो बस सिंगल एटम्स के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, कुछ मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। अब अगर रिलेटिव एटॉमिक मास हमें एक एटम के मास के बारे में बताता है, तो जो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है ना वो हमें एक मॉलिक्यूल के मास के बारे में बताता है।
रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास और रिलेटिव एटॉमिक मास ये दोनों सब सेम है, बस हम रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास में मॉलिक्यूल्स का बात करते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास में एटम्स का बात करते हैं। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास में भी हम C12 के साथ ही कंपैरिजन करते हैं, सब सेम है, बस इसमें मॉलिक्यूल्स लग गए हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ, अगर हमें H2O का RMM निकालना है यानी रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो क्या होगा, हमें पता है हाइड्रोजन का 1 होता है मास, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 × 1 = 2। ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 + 2 हमें 18 मिलेगा, यानी रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O इज 18। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं ग्राम एटॉमिक मास के बारे में। ग्राम एटॉमिक मास मतलब जब हम एटॉमिक मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दें तो उसे हम ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं, और ये 6.022 × 10⁻23 एटम्स के बराबर होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम इज 23U। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सोडियम क्या होगा, 23 होगा, और अगर हम बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम तो वो 23 ग्राम होगा। बस हम एटॉमिक मास को ग्राम्स में लिख दिए तो वो ग्राम एटॉमिक मास बन गया। अब ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, जब मॉलिक्यूलर मास को हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं उसे हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, और ये 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के बराबर होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 कितना होगा, 98U। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 कितना होगा, 98, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 कितना होगा, 98 ग्राम। सिंपल। अब हम पढ़ेंगे फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास क्या होता है, चलो शुरू करते हैं एक एग्जांपल से। मेरे पास NaCl है, ठीक है, अब क्या मैं इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकती हूँ, हाँ या ना, खुद से सोच कर बताइए। अगर आप हाँ कह रहे हो तो आप गलत हो, क्योंकि इसका आंसर नो है। हम NaCl का मॉलिक्यूलर मास नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि जो NaCl है ये मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ये आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आयंस क्या क्या आयंस होंगे, Na+ और Cl-, तो ये मॉलिक्यूल तो है ही नहीं, तो हम इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, तो इसका हम फॉर्मूला मास निकालेंगे। जो मॉलिक्यूलर मास है और जो फॉर्मूला मास है ये 100% सेम होते हैं, पता है, बस डिफरेंस कितना है पता है। जो मॉलिक्यूलर मास है ना, ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स को मास को फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है। जैसे H2O ये एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड है यानी कोवैलेंट कंपाउंड है, और जो फॉर्मूला मास है ये आयनिक कंपाउंड्स के मास को फाइंड करने के लिए यूज होता है। जैसे NaCl ये एक आयनिक कंपाउंड है, यानी फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास दोनों सेम है, पर डिफरेंस इतना है कि जो फॉर्मूला मास है वो आयनिक कंपाउंड्स के लिए यूज होता है। अब मैंने इतना देर से जो भी बोला, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, फॉर्मूला मास, इन सारे डेफिनेशन को आपको याद करना है, स्कूल में पूछ लेते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मोल के बारे में। मोल क्या होता है, अ मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स। जैसे अगर मैं बोलूँगी 1 डजन केला खरीद के लाओ, तो इसका मतलब क्या है, आप 12 केला खरीद के लेके आ रहे हो, है ना। तो अगर 1 डजन का मतलब 12 होता है, तो एक मोल का मतलब क्या होता है, 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स। एक मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, और ये जो पार्टिकल्स है ये एग्जैक्टली उतने ही एटम्स है जितना 12 ग्राम C12 में प्रेजेंट होता है। और मोलर मास क्या होता है, मोलर मास मतलब मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का अगर आप 1 मोल का मास निकालोगे उसे आप मोलर मास कह सकते हो। ठीक है, जैसे मोलर मास ऑफ कार्बन क्या होता है, 12 ग्राम पर मोल। अब अगर एटम्स की बात करें हम, तो अगर हम बोलेंगे 1 मोल एटम, तो उसका मतलब ग्राम एटम ही होता है। ठीक है, ग्राम एटम और मोल एटम्स के लिए दोनों सेम चीज़ें होती है। एग्जाम्पल देखो, अगर मैं कह रही हूँ 4 ग्राम एटम ऑफ हीलियम है, तो मैं ऐसे भी कह सकती हूँ कि 4 मोल एटम ऑफ हीलियम है, यानी ग्राम एटम और मोल दोनों बराबर होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। और मॉलिक्यूल्स के लिए क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूल और मोल दोनों बराबर होते हैं। अगर मैं कह रही हूँ 4 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2O है, तो इसका मतलब 4 मोल्स ऑफ H2O। ठीक है, यानी मोल और ग्राम मॉलिक्यूल दोनों सेम होता है। आयंस के लिए ग्राम आयंस और मोल दोनों सेम होता है। जैसे 2 ग्राम आयंस ऑफ Cl- है, तो उसको मैं 2 मोल ऑफ Cl- आयंस भी कह सकती हूँ, दोनों बराबर होते हैं। मोल्स फाइंड आउट करने के 2 फार्मूला से, पहला फार्मूला है गिवन मास बाय मोलर मास, दूसरा फार्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रोस नंबर। अब अगर हम गैसेस की बात करें, तो अगर 1 मोल गैस होगा तो वो 22.7 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा STP में। ठीक है, 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज 22.7 लीटर ऑफ वॉल्यूम एट STP। STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है और स्टैंडर्ड प्रेशर 180 में। ठीक है, अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP इन लीटर्स डिवाइडेड बाय 22.7 और 22.4। अगर हमें क्वेश्चन में दिया है 1 बार प्रेशर, तो हम यूज़ करेंगे 22.7। अगर हमें क्वेश्चन में प्रेशर 180 दिया है, तो हम 22.4 यूज़ करेंगे। ठीक है, ये याद रखना है। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 96,500 कूलम या 1 फैराडे, ये याद रखना है। और अगर हमें एवरेज मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है, तो फॉर्मूला है
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इंटू मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ये पूरा फॉर्मूला है। और अगर आपको मोलर मास फाइंड करना है, बस मोलर मास फाइंड करना है आपको, तो आपको गिवन मास को टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करना है, तो आपको मोलर मास मिल जाएगा। परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होता है, एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मेरे पास 100 ग्राम वाटर है, उसमें कितना हाइड्रोजन है और कितना ऑक्सीजन है, क्या आप बता सकते हो? ज़रूर बता सकते हो। कैसे? अगर मेरे पास 100 ग्राम वाटर है, उसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन होगा, है ना। हाइड्रोजन का मास क्या होता है? मास ऑफ हाइड्रोजन 2 होता है, तो 2 ग्राम हाइड्रोजन होगा। ऑक्सीजन कितना होगा? 16 ग्राम। ठीक है। अब अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो 2 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 100 हमें क्या मिलेगा? 11.11% हाइड्रोजन। और अगर हम ऑक्सीजन का निकालेंगे अगर हम परसेंटेज, तो कितना मिलेगा हमें? 16 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 100, यानी हमें 88.89% ऑक्सीजन मिलेगा। तो 100 ग्राम ऑफ वाटर में 11.11 ग्राम हाइड्रोजन है और 88.89 ग्राम ऑक्सीजन है, यानी ये हमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन के बारे में बता रहा है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होता है? परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज द रिलेटिव मास ऑफ ईच ऑफ द कांस्टेंट प्रेजेंट इन 100th पार्ट ऑफ इट। इसको फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस इनटू 100%। अब डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, ये होता है मास बाय वॉल्यूम। ठीक है। अब इसमें भी टाइप्स हैं, जैसे एब्सोल्यूट डेंसिटी, ये सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए यूज होता है। ठीक है। इसको फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला पता होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है। पर अगर हम गैस की बात करें तो कुछ अलग होता है। इसमें P इज इक्वल टू DRT डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। P प्रेशर है, M मॉलिक्यूलर मास है, D डेंसिटी है, R गैस है। ठीक है। गैसेस का डेंसिटी थोड़ा हम अलग वे में फाइंड करते हैं, और किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर में जो डेंसिटी ऑफ गैस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास के। ठीक है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? ये एक तरह का, मतलब ये डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस को हम स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं, हम आगे और भी पढ़ने वाले हैं। और डेंसिटी ऑफ H2 एट 4 डिग्री सेल्सियस कितना होता है हमें याद रखना है, 1 ग्राम पर ml होता है। ठीक है। और ये टाइप ऑफ रिलेटिव डेंसिटी है और ये यूनिटलेस होता है। और अगर हमें रिलेटिव डेंसिटी के बारे में बात करना है और डीप में जाना तो क्या होता है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का अगर हम डेंसिटी फाइंड करेंगे किसी और सब्सटेंस के रिस्पेक्ट में, उसे हम रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। और वेपर डेंसिटी क्या होता है? ये बहुत ईजी है। किसी भी गैस का डेंसिटी अगर हम हाइड्रोजन गैस के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है, सेम टेम्परेचर प्रेशर में, उसको हम वेपर डेंसिटी कहते हैं, यानी डेंसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज नोन एज वेपर डेंसिटी। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, आप याद कर लो, एग्जाम के लिए काम आएगा स्कूल में। और इसको फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, या जिसको आप मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस भी लिख सकते हो। ठीक है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस होता है 2, तो वेपर डेंसिटी हम क्या लिख सकते हैं? मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 2। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट्स के कितने आइटम्स प्रेजेंट होते हैं वो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताता है। ठीक है। जैसे H2 ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसमें कितने एटम्स है डिफरेंट एलिमेंट्स के वो हमें पता चल रहा है फॉर्मूला से, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से। ठीक है। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है। ठीक है। किसी भी कंपाउंड में कितने एलिमेंट्स के कितने आइटम्स प्रेजेंट होते हैं वो हमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में बताता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। और फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होगा N इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है। और अगर हमें N ही फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। अब हम स्टोइशियोमेट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्टोइशियोमेट्री मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2 कप मैदा से 1 केक बनता है, तो 4 कप मैदा से कितना केक बनेगा? आप सब बोलोगे 2 केक, है ना। सेम वे स्टोइशियोमेट्री भी सेम चीज़ है, बस इसमें केक और मैदा की जगह रिएक्शंस है। हम सबको HCl का रिएक्शन पता है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो HCl का रिएक्शन। ठीक है। तो इसका स्टोइशियोमेट्री क्या है? अगर हम मोल्स के टर्म्स में बात करेंगे तो 1 मोल ऑफ H2 reacts with 1 मोल ऑफ Cl2 to produce 2 मोल्स ऑफ HCl। जो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना, उसको आप बस ध्यान में रखो तो आपको सब आ जाएगा। अगर हम मास के टर्म्स में बात करेंगे तो 2 ग्राम ऑफ H2 react with 71 ग्राम ऑफ Cl2 to produce 73 ग्राम ऑफ HCl। वॉल्यूम के टर्म्स में क्या होगा? 22.7 लीटर ऑफ H2 reacts with 22.7 लीटर ऑफ Cl2 to produce 2 into 22.7 लीटर ऑफ HCl at STP। ठीक है। यानी 1 मोल
H2 1 मोल Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा और 2 मोल HCl बनाएगा। और अगर आप मास वाइज बात करोगे तो H2 का मास 2 ग्राम होता है, Cl2 का मास 71 ग्राम होता है, ठीक है। और 71 प्लस 2 कितना होगा? 73 ग्राम, यानी 73 ग्राम ऑफ HCl मिलेगा अगर हम मास के टर्म से बात करेंगे। वॉल्यूम्स के टर्म में 22.7 लीटर H2 और 22.7 लीटर Cl2 दोनों प्रोड्यूस करेंगे 2 × 22.7 लीटर HCl। अब हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेंट्रेशन इन वॉल्यूम। कॉन्सेंट्रेशन इन वॉल्यूम या जिसे आप कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं, ये किसके इक्वल होता है? वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट माइनस वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट की, ठीक है। लिमिटेड रिएजेंट क्या होता है? ऐसा रिएक्टेंट जो कंप्लीटली यूज अप हो जाए किसी भी रिएक्शन में, उसे हम लिमिटेड रिएजेंट कहते हैं, ठीक है। और किसी भी चीज़ का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, कोई एक रिएक्शन है, उसमें जो प्रोडक्ट है उसका कितना क्वांटिटी फॉर्म होगा ये डिपेंड करता है लिमिटेड रिएजेंट में। और अगर आपको लिमिटेड रिएजेंट निकालना है तो मोल्स को आप स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, आपको मिल जाएगा। और अगर आपको परसेंटेज यील्ड फाइंड करना है तो क्या होगा? एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल यील्ड इनटू 100%। अगर आपको परसेंटेज प्योरिटी फाइंड आउट करना है तो मास ऑफ प्योर सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मास ऑफ इम्प्योर सैंपल इनटू 100%। ये फॉर्मूला आपको याद रखने क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। अब हम कॉन्सेंट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। Concentration of solution is the amount of solute dissolved in a known amount of the solvent or solution, ठीक है। और अगर हम मेथड्स की बात करेंगे, मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, फर्स्ट है क्वालिटेटिवली तो होगा डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड, और अगर होगा क्वांटिटेटिवली तो परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलालिटी, फॉर्मेलिटी, पीपीएम, पीबीबी और स्ट्रेंथ, ये सारे हो जाएंगे। वैसे इन चीज़ों के बारे में आगे हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और क्लियर होंगी चीज़ें। और सोल्यूशन क्या होता है? इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स के मिक्सचर को हम सोल्यूशन कहते हैं। बाइनरी सोल्यूशन मतलब सोल्यूशन विद 2 कंपोनेंट्स। 2 कंपोनेंट्स कौन कौन से हो गए? एक सॉलिड हो गया, एक सॉल्वेंट हो गया, इसे हम बाइनरी सोल्यूशन कहते हैं, जहाँ पर सॉलिड और सॉल्वेंट होता है, एक सॉलिड एक सॉल्वेंट। हमने परसेंटेज के बारे में तो पढ़ा था पर उसके टाइप्स नहीं पढ़े थे, अब हम टाइप्स भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं जैसे मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज, ठीक है। अगर हमें मास परसेंटेज ऑफ सॉलिड निकालना है तो फॉर्मूला होगा मास ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉलिड होगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है तो मास ऑफ सॉलिड इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इनटू 100। वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज होगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन मिलीलीटर डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स इनटू 100%। ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। जो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है और जो वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज है, इसको रीड कैसे करना है, इसका मतलब क्या है? देखो, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब है इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज का मतलब है इट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? किसी भी कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स को आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन से अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको मोल फ्रैक्शन मिलेगा, और इसको हम ग्रीक लेटर ची से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलारिटी क्या होता है? मोलारिटी मतलब 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट प्रेजेंट है, उससे हम मोलारिटी कहते हैं। फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर इनटू 1000, ठीक है। इसका यूनिट क्या है? मोल्स बाय लीटर या मोल्स बाय डीएम क्यूब या मोलार, और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, यानी जो मोलारिटी है ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम मोलालिटी के बारे में पढ़ेंगे। मोलालिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम या 1 kg ऑफ अ सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट में या 1000 ग्राम सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड है उसे हम मोलालिटी कहते हैं, यानी 1000 ग्राम सॉल्वेंट में हमने कितना मोल सॉल्यूट डिसॉल्व किया है उसे हम मोलालिटी कहते हैं। फॉर्मूला क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, या मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 1000। मोलालिटी का यूनिट है मोल पर केजी या मोलल, और ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, यानी ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। अब हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखेंगे डिफरेंट चीज़ों पर, जैसे जो मास है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, जो W/W परसेंटेज है यानी जो मास परसेंटेज है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, जो W/V यानी जो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, जो V/V यानी जो वॉल्यूम परसेंटेज है वो भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, और जो वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज है वो भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ठीक है। जो मोल फ्रैक्शन है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, और जो वॉल्यूम परसेंटेज है फॉर गैसेस ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। अब हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ये होता है मोलालिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ A इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट A, और यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू 1 होना चाहिए।
अब हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी, डेंसिटी एंड मास परसेंटेज। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू 10 इंटू मास परसेंटेज इंटू डेंसिटी डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और आपको केस ऑफ डाइल्यूशन याद रखना है, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। M1V1 is equal to M2V2. When two solutions of the same substance are mixed together, moles of solute before mixing is equal to moles of solute after mixing, यानी M1V1 plus M2V2 is equal to M3V3। ये आपको याद रखना है। और मोलैरिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड, हो सकता है ये सब कुछ समझ में ना आए, पर आपको ये जो जनरल चीज़ है या जनरल फॉर्मूला है, जो भी इक्वेशन है, ये याद कर लो। ये जनरल रिएक्शन, ये इक्वेशन सॉल्व करने में काम आएगा। तो AXBY गिव्स XA to the power plus Y plus YB to the power minus X। ये जनरल फॉर्म आपको याद रखनी है, इक्वेशन सॉल्व करने में हेल्प होगा। ये मुझे इतना याद रहता नहीं है तो मैंने याद कर लिया, अभी याद कर लो। और फिर हम देखेंगे लास्ट रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड डेंसिटी। ठीक है, जो लास्ट में दिया है वो वाला। ये होता है डेंसिटी D इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू 1 बाय मोलैरिटी प्लस मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 1000। थोड़ा अजीब सा है, याद रहेगा तो अच्छी बात है, और अगर याद नहीं रहेगा तो आपको जनरल जो भी लंबा तरीका है न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करने का वो अपनाना होगा। ये जो रिलेशनशिप्स है, ये जो जेई मेंस और एडवांस का प्रिपरेशन करेंगे उनके लिए इजी पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में कम टाइम होगा तो लंबे प्रोसेस से आपको आंसर निकालने का टाइम नहीं होगा। तो ये रिलेशनशिप्स अगर आपको याद रहेंगे तो जल्दी से आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ये रिलेशनशिप याद रखो बस। और स्कूल के लिए ये रिलेशनशिप्स काम नहीं आएंगे, क्योंकि स्कूल में आपको पूरा प्रोसेस A to Z दिखाना पड़ेगा। वहाँ पर अगर आप शॉर्टकट में ये रिलेशनशिप याद करके वैसे ही सॉल्व करके आंसर निकालोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। PPM क्या होता है? PPM मतलब पार्ट्स पर मिलियन। इसका मतलब जब सॉल्यूट बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट हो, जो सॉल्यूट का अमाउंट है वो एक्सट्रीमली स्मॉल है, बहुत ही कम है, तब हम उसे कंपेयर करते हैं 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ द सोल्यूशन से। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट इंटू 10 to the power 6 डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन, या जिसे हम लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 10 to the power 6। ये फॉर्मूला होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1 मिलियन यानी 10 lakhs। ठीक है, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 lakhs। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1 मिलियन वाटर ड्रॉपलेट्स है और उसमें हमने 5 ड्रॉप्स ऑफ इंक मिक्स किया, तो हम क्या कहेंगे? द सोल्यूशन कंटेन्स 5 ppm ऑफ इंक। और ppb क्या होता है? ये सेम टू सेम ppm की तरह होता है। इसका फॉर्मूला होता है पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन इंटू 10 to the power 9। इसमें बस हम मिलियन की जगह बिलियन की बात करें। ठीक है, तो परसेंटेज मतलब पार्ट्स पर 100, ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन, और ppb मतलब पार्ट्स पर बिलियन। ये आपको याद रखना है, बहुत ही सिंपल है। अब हम फॉर्मेलिटी के बारे में पढ़ने वाले। फॉर्मेलिटी और मोलैरिटी दोनों सेम होता है। जो मोलैरिटी है वो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के लिए होता है, जो फॉर्मेलिटी है वो आयनिक कंपाउंड्स के लिए होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, या मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय ग्राम फॉर्मूला मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, यानी फॉर्मेलिटी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, और इसका यूनिट है फॉर्मल। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेंथ के बारे में। स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कितना मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर सोल्यूशन में। इसका फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, यानी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और इसका यूनिट है ग्राम पर लीटर। अब सीक्वेंशियल रिएक्शन क्या होता है? If the product of one reaction is a reactant of another reaction, the reaction is called sequential reaction। एग्जाम्पल देखो, A से हमने B बनाया, जो B है ये प्रोडक्ट है। फिर दूसरी रिएक्शन में पता क्या हुआ? ये जो B है इसी को लेकर हमने C बना दिया, तो यानी जो B था ये A का प्रोडक्ट था, फिर हमने B को रिएक्टेंट बना दिया और फिर B से हमने C बनाया। इसे हम सीक्वेंशियल रिएक्शन कहते हैं। एक रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो दूसरे रिएक्शन का रिएक्टेंट होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। इसका मतलब होता है कि जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट्स में प्रेजेंट है उतने ही नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड में भी होने चाहिए, और जो मोल्स ऑफ एटम्स है जितने रिएक्टेंट्स में प्रेजेंट है उतने ही मोल्स ऑफ एटम प्रोडक्ट में प्रेजेंट होना चाहिए। सिंपल यही मतलब होता है। एग्जाम्पल देख लो, N2 प्लस H2 गिव्स NH3। ठीक है, अगर हम प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन नाइट्रोजन एटम्स के लिए लगाएंगे तो मोल्स ऑफ N एटम्स in reactant side is equal to moles of N atoms in product side. So 2 into moles of N2 is equal to 1 into mole of NH3. सिंपल। अगर हम प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन लगाएंगे H एटम्स के लिए तो
moles of H atoms on reactant side is equal to moles of hydrogen atoms on product side is equal to 2 into mole of H2 is equal to 3 into mole of NH3। अब पैरेलल रिएक्शन क्या होता है? पैरेलल रिएक्शन मतलब जब एक रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए सेम टाइम पे, उसे हम पैरेलल रिएक्शन कहते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम। H2SO4 प्लस एक्स्ट्रा SO3 को हम ओलियम कहते हैं, ठीक है। अगर हमें इस एक्स्ट्रा SO3 को H2SO4 में कन्वर्ट करना है तो हमें पानी डालना पड़ेगा। जब हम 100 ग्राम ओलियम में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करते हैं तब जो सारा SO3 है, जितना भी SO3 प्रेजेंट है, वो सब कन्वर्ट हो जाता है H2SO4 में, और इसी को हम परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम कहते हैं। तो ये चैप्टर ख़त्म हुआ। आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ तो कुछ हेल्प हुआ ही होगा, और ये चैप्टर के न्यूमेरिकल्स ज़रूर से सॉल्व करिएगा, ज़रूर से प्रैक्टिस करिएगा। पर्सनली मुझे ये चैप्टर थोड़ा हार्ड लगता है, मतलब मुझे ना उतना जल्दी समझ में नहीं आता है ये मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स वगैरह। आई होप कि प्रैक्टिस के साथ सब ठीक हो जाएगा। तो ये चैप्टर अभी तक मेरा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है, फिर भी मैंने रिविजन वीडियो बनाया। आई डोंट नो मैंने कितना अच्छे से एक्सप्लेन किया, कितना नहीं किया, बट आई होप कि आपको एटलीस्ट 1% तो हेल्प हुआ ही होगा ये वीडियो से। और अगर फ्यूचर में मुझे ये मोल कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से और समझ में आ गया, अगर क्वेश्चन वगैरह अच्छे से मेरा सॉल्व होना शुरू हो गया, प्रैक्टिस हो गया अच्छे से मेरा, अगर मैं फ्यूचर में इस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग कर पाई तो मैं और हो सकता है और भी दूसरे वीडियोस बनाऊँ इस चैप्टर के ऊपर, क्योंकि काफ़ी हार्ड चैप्टर लगता है सबको, मुझे भी लगता है अभी पर्सनली। फिर भी मुझे जितना समझा, जितना समझ में आया मुझे, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश की, आप लोग को समझाने की कोशिश की। आई होप कि आपको कुछ तो समझा होगा इस वीडियो से, क्योंकि मैं अभी खुद एक स्टूडेंट हूँ, तो मुझे भी हर चीज़ मतलब परफेक्टली नहीं आता है, पर फिर भी मैं कोशिश करी हूँ। तो आई होप कि आपको कुछ तो हेल्प हुआ होगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।